नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम क्लास 12th साइकोलॉजी का एक नया सीरीज स्टार्ट करें। इस नए सीरीज में मैं आप सभी को साइकोलॉजी के 470 MBBI MCQ प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप सभी इस 470 प्रश्न की तैयारी हमारे साथ मिलकर अच्छे से कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बाबू, आपके एग्ज़ाम में यहीं से सारा का सारा प्रश्न रहेगा और आप आसानी से सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लेंगे। यह सीरीज 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक वीडियो में मैं आप सभी के 94 प्रश्न पढ़ाऊँगा ऑब्जेक्टिव का, MCQ का। ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा एक वीडियो बनाने में, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आंसर की पे क्या लगा हुआ है, तो मतलब अंडरलाइन लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे। यह मैं अपने पेड नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि पेड नोट्स का क्लास आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, वो भी 470 MBBI MCQ प्रश्न का मिल रहा है। तो आप लोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि सारा का सारा प्रश्न यहीं से रहेगा और आपके बोर्ड परीक्षा में 70 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आप 35 बड़े ही आसानी से बना लेंगे। आप ही देखिए ना कि सर 470 प्रश्न पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हमको केवल 35 प्रश्न बनाने हैं और हमारे एग्जाम में टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 70 ही। ठीक है, तो डोंट वरी पहले बहुत अच्छे से आप लोग केवल क्लास देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लास देखिए, मतलब आपको सारे 5 वीडियो को बहुत अच्छे से 4 से 5 मिनट तक वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जिससे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव का टेंशन ही दूर हो जाएगा। साइकोलॉजी बहुत ही भास्ट विषय होता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन डोंट वरी, बहुत आसान कर दूंगा आप सभी को मैं ये 5 वीडियो में। आइए बिना देरी के हम पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? बुद्धि, अभिप्रेरण, सृजनात्मकता या संवेग। तो कह रहे हैं व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्ति का पर्सनल शील गुण जो होगा ये बुद्धि होगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले। ठीक है, दूसरा 9 प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रत्यक्षित असमानता द्वंद्व का कौन सा कारण है? तो प्रत्यक्षित असमानता द्वंद्व का जो कारण होगा ये दूसरा कारण होगा। ठीक है, पहला दूसरा चौथा नहीं होगा, ये दूसरा कारण होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं, निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है? अनुरूपता को कौन निर्धारित करता है? समूह का आकार करता है, समूह का संगठन करता है, समूह की शक्ति करता है, मतलब इनमें से सभी, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। कह रहे हैं अनुरूपता को निर्धारण कौन करता है? तो याद रखोगे, समूह का आकार करता है, समूह का संगठन करता है और समूह की शक्ति करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न आप सबसे पहले कह रहा है, किस व्यक्ति ने कहा कि बुद्धि का तात्पर्य अमृत चिंतन से? किस बुद्धि व्यक्ति ने कहा था कि बुद्धि का जो तात्पर्य है यह अमृत चिंतन से है? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे टर्मन। ठीक है, याद रखोगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है, एक सामान्य व्यक्ति में बुद्धि लब्धि प्रसार होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति में बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल कितना होता है? तो ये आप लोग बताओगे 90 से 109 के बीच होता है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर प्रश्न कह रहा है ICD 10 प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? ICD 10 जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया है भी है। ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा, या अमेरिकी मनोचिकित्सा संघ द्वारा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, या ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो यह जो है ये कह रहा है ICD 10 प्रस्तुत किया गया था। ICD 10 जो प्रस्तुत किया गया था पहले भारतीय मनोचिकित्सा संघ के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है शाब्दिक वृद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? शाब्दिक वृद्धि परीक्षण का निर्माण साइमन ने किया था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ती है 8 नंबर प्रश्न देखिए, करें स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? मतलब स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि जो है ये कितने कारकों से संरचित है? तो ये 2 कारकों से संरचित है, मतलब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए 9 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है बुद्धि के विकास का कर्म उम्र तक जारी रहता है। बुद्धि के विकास का कर्म किस उम्र तक, मतलब प्रश्न पूछने का नजरिया ये है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है बुद्धि का विकास, मतलब बुद्धि का विकास किस उम्र तक जारी रहता है? तो 19 वर्ष तक जारी रहता है, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ती है, और यहाँ पर देखिए प्रश्न प्यारे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से बुद्धि परीक्षण में कौन सा कारक, कौन सा शाब्दिक परीक्षण नहीं है? कहना निम्नलिखित बुद्धि परीक्षण में कौन सा शाब्दिक परीक्षण नहीं है?
ऑप्शन ए कह रहा है पास एलांग टेस्ट, ऑप्शन बी कह रहा है क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, ऑप्शन सी कह रहा है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट और ऑप्शन डी कह रहा है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। तो प्यारे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ठीक है, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे देखिए 11 प्रश्न, 11 प्रश्न कह रहे हैं एक प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि कम से कम कितनी होनी चाहिए, मतलब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की कम बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल जो है यह कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है 180, ऑप्शन बी कह रहा है 150। पहले मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूँ जबकि आप लोग देख रहे होंगे आंसर की लगा हुआ है, ठीक है, मतलब अंडरलाइन में आंसर की है, फिर भी मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा ताकि मतलब एग्जाम में ऑप्शन भी आता है तो आपको ऑप्शन पर भी ख्याल रहे, उस हिसाब से आप लोग मतलब सही आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर एक मतलब प्रभावशाली व्यक्ति का जो IQ लेवल होगा ये कम से कम 140 होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट सर आपका सी हो जाएगा। 12 प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है, स्नायु या स्नायु विकृति नहीं है, तो मनोविदालिता। क्या बताओगे, मनोविदालिता। बिल्कुल करेक्ट सर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 13 प्रश्न देखिए कह रहा है गार्डनर के अनुसार बुद्धि का कारक नहीं, गार्डनर के अनुसार बुद्धि का कौन कारक नहीं है, जी कारकों को, तार्किक गणितियों को, स्थानिक को। तो इसका गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि का कारक नहीं है या स्थानिक को यह कारक नहीं है, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 14 प्रश्न बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत है, एक कारकीय सिद्धांत किसका है, तो बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत जो हो जाएगा बीने का। ठीक है, प्रोफेसर बीने का, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बढ़िया आगे। 15 प्रश्न देखिए कह रहा है रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्ल रोजर्स ने किया था। किसने किया था, कार्ल रोजर्स ने किया था, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 16 प्रश्न देखिए कह रहा है बुद्धि लब्धि 110 119 वाले व्यक्ति होते हैं तो उच्च औसत में क्या होता है, एक उच्च औसत में होते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि 110 से 119 के बीच जो रहते हैं उच्च औसत वाले व्यक्ति होते हैं, यानी आपका डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए 17 प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है, मानसिक स्वास्थ्य का आधार क्या हो सकता है, तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य का आधार पूछे तो संवेदनात्मक स्थिरता बिल्कुल नहीं होगा, वास्तविक संज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल, तर्कपूर्ण चिंतन। अगर मानसिक रूप से आपको मतलब स्वस्थ रहना या स्वास्थ्य का जो आधार होगा ये क्या होगा, तर्कपूर्ण चिंतन। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट सर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए 18 प्रश्न कह रहे हैं बुद्धि के दिव्यकारक सिद्धांत का वर्णन किस मनोवैज्ञानिक ने किया, बुद्धि के दिव्यकारक सिद्धांत का वर्णन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो स्पीयरमैन ने किया था। ये तो एकदम इजी है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 19वां प्रश्न देखिए कह रहे हैं दूसरे के आईने में अपने आप को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है, तो दूसरे के आईने में अपने आप को जब हम झांकते हैं तो ये किस कौशल को मतलब किस स्किल को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा सहानुभूति, मतलब ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे। ठीक है, सहानुभूति, सहानुभूति, आत्म अनुशासन या प्रेक्षण कौशल। तो देखिए यहाँ पे है ना करें दूसरे के आईने आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है, तो समानुभूति हो जाएगा, सहानुभूति है। ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऑप्शन दो प्रकार के मुझे लग रहा था सेम सेम है। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे मैं कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैं ऑप्शन पढ़ने लगा, उसी प्रकार से आप भी कंफ्यूज, तो कम से कम मतलब जब कोई प्रश्न ना समझ में आए तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से पढ़ा कीजिए। मैंने पढ़ा तो समानुभूति मतलब समानुभूति का। ठीक है, यहाँ पे सहानुभूति, सहानुभूति मतलब समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखिएगा जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्ययन के प्रतिपादक कौन है, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्ययन के प्रतिपादक कौन है, तो इसका हो जाएगा युंग है। ठीक है, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न देखिए कह रहा है भीड़ का व्यवहार है अविवेकी, भीड़ का व्यवहार जो हो जाएगा यह अविवेकी हो जाएगा, और यह आप जब क्वेश्चन में उल्टा कर देखेंगे तो बहुत बार मतलब 4 से 5 बार यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये पहले 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न योग एक डट डट है, योग जो है ये एक क्या आघात चिकित्सा है, बिल्कुल नहीं, वैकल्पिक चिकित्सा है। क्या होगा, वैकल्पिक, क्योंकि ये योगा करने से मतलब योगा जब हम करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमें हानि नहीं ना पहुंचाता, आघात चिकित्सा तो होगा ना, वैकल्पिक चिकित्सा मतलब किसी किसी चीज़ में यह बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़ते कह रहे हैं समय प्रबंधन कौशल है, समय का प्रबंधन मतलब समय का सही उपयोग करने वाले व्यक्ति या समय प्रबंधन स्किल जिसके अंदर है वो कौशल
किसके अंदर हो सकता है, तो व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक, धार्मिक या राजनीतिक नहीं हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत बिल्कुल करेक्ट सर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न कह रहा है आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑलपोर्ट ने किया था, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ती है और यहाँ पर देखिए 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न कह रहा है कौशल के बारे में कौन कथन सही है। कौशल मतलब स्किल के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कौशल में व्यक्ति को मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, मतलब स्किल से व्यक्ति के मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, बिल्कुल नहीं। कौशल एक जन्मजात गुण है, बिल्कुल नहीं। कोई किसी भी प्रकार का हम स्किल इसी दुनिया में आ कर सकते हैं, माँ के पेट से नहीं सीख कर आते। कौशल को परीक्षण से अर्जित किया जा सकता है, शिक्षण से और मतलब शिक्षा से अर्जित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, यानी आपका सी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 26वां प्रश्न का आप लोग सी लगाओगे। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कह रहा है मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा गया। मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा गया, तो प्रश्नात्मक कौशल के श्रेणी में रखा गया है, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे पहले और यहाँ पे देखिए 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आइए पढ़ते हैं कौन सा कथन सही हो जाएगा। देखिए आप लोग डायरेक्ट अंडरलाइन पर नहीं जाइए, मतलब डायरेक्ट आंसर को नहीं देखिए, थोड़ा सा पढ़कर भी समझिए, क्योंकि मैं बोला ना इसीलिए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ताकि मतलब हर एक आंसर हमें आसानी से समझ में आए। और असल में जब एग्ज़ाम में जब हम बैठेंगे तो हमारे पास ऑप्शन भी रहेगा, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और याद भी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है पर्यावरण के तात्पर्य भौतिक वातावरण से होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पर्यावरण का तात्पर्य जो होगा भौतिक वातावरण से ही होगा। पर्यावरण के तात्पर्य सामाजिक वातावरण से होता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, केवल इसी पर तो निर्भर नहीं है। कह रहे हैं पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से होता है, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि पर्यावरण के तात्पर्य ऊपर तीनों पहलुओं से होता है, मतलब तीनों से होता है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पर्यावरण का तात्पर्य भौतिक रूप से तो होगा, लेकिन पूर्ण रूप से भौतिक रूप से भी नहीं होगा, पूर्ण रूप से सामाजिक रूप से भी नहीं होगा, पूर्ण रूप से सांस्कृतिक रूप से, लेकिन तीनों रूप से पर्यावरण का मतलब ये पहलू होता है। मतलब क्या कह रहा है पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही, तो ये तीनों मतलब ये देखिए कह रहा है पर्यावरण का तात्पर्य ऊपर तीनों पहलुओं से होता है, तो बिल्कुल पर्यावरण का तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से भी होता है, सामाजिक वातावरण से भी होता है और भौतिक वातावरण से भी होता है, तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले 29वां प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है। तो बुलिमिया विकार जो हो जाएगा, नैतिक विकार को हम बुलिमिया विकार कहते हैं, याद रखेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न देखिए कह रहा है मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हैदर ने किया था। हैदर या हैदर कहीं पर रहेगा, हैदर आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादातर याद करने के तरीका में बेहतर होगा। ठीक है, तो मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था, तो हैदर या हैदर ने किया था। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले यहाँ पे देखिए 31वां प्रश्न कह रहे हैं किसने कहा किस अमृत चिंतन की योग्यता की वृद्धि है। मतलब किसने कहा कि अमृत चिंतन योग्यता की वृद्धि है, कहता है किसने कहा अमृत चिंतन की योग्यता की वृद्धि है, तो रेबर ने कहा था। किसने कहा था, रेबर ने कहा था, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न देखिए। 32वां प्रश्न प्यारे क्या कह रहा है, 32वां प्रश्न कह रहा है बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो प्रोफेसर बीनू थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी। ठीक है, बुद्धि के विषय में शोध करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक बीने थे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बीने, बिल्कुल आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न 33वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सामान्यतः अनुकूलन संरक्षण के कारण है। कह रहा है सामान्यतः अनुकूलन संरक्षण के क्या कारण है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा। ऑप्शन एक चेतावनी प्रक्रिया, प्रतिरोध, सहनशीलता या प्रत्याहार, तो सामान्य अनुकूलन के ये जो हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़ती है 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न कह रहा है, अच्छा आप लोग बताएंगे 34 नंबर प्रश्न पे आ गए, तो आप लोग बताएंगे क्या मैं इस 470 प्रश्न को पढ़ाने के बाद आपको PDF भी दे दूंगा, जिससे आप फोटो कॉपी करा लेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग बताएंगे, ठीक है, इस वीडियो में भी बता देंगे, सजेशन दे देंगे, ताकि मैं विचार करूंगा कि PDF भी दे दूँ, क्योंकि देखिए PDF क्या है, तो पेड PDF है, और पेड PDF फ्री में दूँ, तो अगर
आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेदनात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। तो लगभग 70% जो है ये सफलता संवेदनात्मक बुद्धि मतलब आईक्यू से व्यक्ति का जीवन सफलता निर्धारित करता है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है। तो आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है, तो व्यक्तित्व कहा जाता है, मतलब ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है, तो रॉजर्स ने दिया है, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कायरूप विकार है। तो कायरूप विकार पीड़ा विकार कायरूप विकार हो जाएगा, क्या लांबितता विकार कायरूप विकार हो जाएगा, परिवर्तन विकार, ये सभी क्या हो जाएगा, तो कायरूप विकार के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है वो उत्पीड़न भ्रमाशक्ति एक लक्षण है। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति एक लक्षण है भावादेश विकार का, मनोविदालता का, कायरूप विकार का, विच्छेदी विकार का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कायरूप विकार का। क्या बताओगे, कायरूप विकार का, आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, तो गिलफोर्ड ने। किसने विकसित किया, तो गिलफोर्ड ने विकसित किया, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है। तो स्व का संज्ञानात्मक पहलू जो हो जाएगा आत्मसंप्रत्यय या आत्म क्षमता या आत्मसम्मान या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है सड़क बांध आदि उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो पर्यावरण का बिल्कुल नहीं, प्राकृतिक पर्यावरण का बिल्कुल नहीं, निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है, ये मानव द्वारा निर्मित किया गया, तो यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग कितने हैं। तो पतंजलि के प्रसिद्ध जो योग सूत्र है इसमें टोटल योग के मार्ग महत्वपूर्ण जो मार्ग है ये कितने मार्ग है, तो 8 मार्ग है, ठीक है, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में मॉडल पेपर में बहुत बार आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत है गार्डनर का या स्टर्न का या जेपी दास का या स्पीयरमैन का। तो इसका हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत जो हो जाएगा ये गार्डनर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गार्डनर का, यानी ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने निकाला। तो ये हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने निकाला, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे क्या कह रहा है, 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिस बुद्धि परीक्षण द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि की मापी होती है वह कहलाता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, कह रहा है कि जिस बुद्धि परीक्षण के द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि की माप किया जाता है, मतलब आईक्यू का माप किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये आपका प्यारे करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न पे चर्चा कर लिए। 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे हैं बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। ये रिपीट क्वेश्चन आ गया, डी हो जाएगा, याद रखोगे, टॉप लेवल का प्रश्न है इसलिए ये रिपीट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया गया किसके द्वारा, तो ये सुलेमान के द्वारा दिया गया। मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक पे जो कारक की भूमिका पर बल कौन दिया था, तो सुलेमान ने दिया था, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ती है, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है, तो डाउन संलक्षण। क्या बताओगे, डाउन संलक्षण। अगर पूछ दे कभी कभी ये प्रश्न उल्टा करके पूछ दे कि डाउन संलक्षण का अन्य नाम क्या है, तो याद रखोगे ट्रिसोमी 21, ठीक है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि यही प्रश्न रहेगा। मैंने जिस प्रकार से बताया कि पूछ सकता है कि डाउन संलक्षण के अन्य नाम क्या है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप याद रखें, इसीलिए तो मैं बोला हूँ शुरुआत में ही कि बाबू आपको ये आने वाले जो भी 5 वीडियो हमारा आएगा इस सीरीज का, उसको आपको 5 वीडियो को 5-5 मरतब, 3-3 मरतब, 4-4 मरतब, जितना मरतब हो सके, जब तक मतलब आपको एकदम 470 प्रश्न याद न हो जाए, या कम से कम इतना न हो जाए कि हाँ 470
प्रश्न ये प्रश्न है और इसका आंसर ये होगा, मतलब कम से कम दिमाग में बैठना भी चाहिए, अगर याद ना हो तो तब तक आप सभी को वीडियो देख लेना चाहिए बहुत बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विषयवादिता का संप्रदाय प्रतिपादन किसने किया था? अब्राहम मैस्ले ने, फ्रेडरिक हाइडर ने, तो लियोन फिंगिस्टर ने, या नॉर्मन ट्रिप्लेट ने? तो देखिए कह रहा है मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में, मतलब मनोवृत्ति में मतलब मानव में कौन परिवर्तन हो रहा है, इसकी प्रक्रिया क्या संज्ञानात्मक विषयवादिता जो है यह संप्रदाय या प्रतिपादित किसने किया था? तो फ्रेडरिक हाइडर ने किया था। बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न देखिए करा आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो आक्रामकता का अध्ययन करना होगा तो हम अंतर निरीक्षण विधि को सबसे उपयुक्त मानेंगे, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे इसका 50वां प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रश्न हमको पता है आप सभी को इस वीडियो में 94 प्रश्न करना है, हर एक वीडियो में 94 प्रश्न करेंगे तब जाकर 470 प्रश्न की क्लास हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? सामाजिक समूह के निम्नलिखित में से, मतलब सामाजिक समूह के निम्नलिखित में से किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? तो बाह्य समूह में, बाहर के समूह में बिल्कुल एकता नहीं होगा। गतिशील समूह में, जो मतलब गतिशील होगा, तो अंत समूह में, ठीक है। बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगी, इसका सही आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 52वां प्रश्न कह रहा है भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा कौन है? तो भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा जो खतरा है ये सांप्रदायिकता है, ठीक है। सांप्रदायिकता यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 53वां प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है? बुद्धि परीक्षण बीने साइमन टेस्ट ये भी बुद्धि परीक्षण है। पास एलोंग टेस्ट ये भी क्या है? तो बुद्धि परीक्षण है। ब्लैक डिजाइन टेस्ट ये भी बुद्धि परीक्षण है। लेकिन TAT ये क्या हो जाएगा? तो बुद्धि परीक्षण नहीं है, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और 54वां प्रश्न देखिए। 54वां प्रश्न कह रहा है प्यारे कि संवेदनात्मक बुद्धि के कितने घटक है? तो संवेदनात्मक बुद्धि के जो टोटल 6 घटक है। कितने घटक है? 6 घटक है, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पे देखिए 55 नंबर, अब 40 प्रश्न और करना है इस वीडियो में। प्रश्न कह रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है, मतलब बुद्धि IQ लेवल जो होता है, जिन व्यक्तियों के IQ लेवल 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, तो जल कहते हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें हम जल कहते हैं। आप लोग इस प्रकार से याद रखोगे, ठीक है। जल कहते हैं या मूढ़ कहते हैं या प्रतिभाशाली या सामान्य कहते हैं? जल कहते हैं यार, ये तो जल नहीं होना चाहिए, मूढ़ या सामान्य या प्रतिभाशाली। तो 90 से 100 के बीच है, तो इसका मेरे ख्याल से सामान्य आंसर, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पे देखिए 56वां प्रश्न कह रहा है किसने बुद्धि लब्धि के संप्रदाय को विकसित किया था? तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि संप्रदाय को विकसित किया था, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है। बुद्धि की कितनी श्रेणी है? तो 3 श्रेणी है स्टर्नबर्ग के अनुसार। देखिए याद रखेंगे, पूछ देगा कभी कभी कि स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी कितनी है टोटल? तो 3 श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा मानसिक उम्र के संप्रदाय को किसने विकसित किया? तो मानसिक उम्र के संप्रदाय को प्रोफेसर बी ने या साइकोलॉजिस्ट बी ने किया था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न कह रहा है व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है? तो बुर्नर ने दिया था, ठीक है। ऐसा नाम किसने दिया था? व्यक्ति की सृजनात्मक की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया था? तो ये बुर्नर ने दिया था, याद रखोगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 60वां प्रश्न देखिए। 60वां प्रश्न कह रहा है संवेदनात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता? संवेदनात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता? अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, बिल्कुल ये नहीं होगा। ऑप्शन कह रहा है नहीं रखा जा सकता, इसको तो हम रख सकते हैं। स्वयं को प्रेरित करना ये भी रख सकते हैं, और कह रहा है दूसरे के संवेगों को पहचाना ये भी रख सकते हैं। लेकिन दूसरे को धमकी देना ये क्या हो जाएगा? तो संवेदनात्मक बुद्धि के तत्वों में हम इसे नहीं रख सकते, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं पहले यहाँ पे 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न देखिए कह रहा है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो अति गंभीर दुर्बलता किस श्रेणी में रखेंगे? 33 से 49 है बुद्धि लब्धि, मतलब IQ लेवल, वह अति गंभीर दुर्बलता है, ठीक है। यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी।
चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो सत्यापन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, यानी 62वां प्रश्न का आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे। और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, 63वां प्रश्न। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन के द्वारा किया गया था, यानी ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पे देखिए 64वां प्रश्न। तो 64वां प्रश्न कह रहा है कि थॉर्नडाइक के ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? थॉर्नडाइक जो है ये बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया है। 65वां प्रश्न बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। ये क्वेश्चन से आपकी सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बन जाएगा। बुद्धि लब्धि बराबर होता है, मतलब आईक्यू बराबर क्या होता है? बौद्धिक आयु बटे यथार्थ आयु गुण्य 100, या यथार्थ आयु बटे बौद्धिक आयु गुण्य 100, या बौद्धिक आयु बटे यथार्थ आयु प्लस 100, और उसके बाद एक और ऑप्शन होगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए 65वां प्रश्न इस प्रकार से पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि लब्धि बराबर होता है बौद्धिक आयु बटे यथार्थ आयु गुण्य 100 करते हैं, तो हमारा बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल निकल जाता है, आप कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्यारे। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से 66वां प्रश्न। 66वां प्रश्न कह रहा है कि 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो जड़ बुद्धि के वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि जिसका होगा उसे हम जड़ बुद्धि के श्रेणी में रखेंगे। 67वां प्रश्न देखिए, 67वां प्रश्न क्या कह रहा है? 67वां प्रश्न कह रहा है वेस्लर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया था। वेस्लर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो सन 1955 ईस्वी में किया था, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे 68वां प्रश्न। 68वां प्रश्न कह रहा है समूह खंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? समूह खंडन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्पीयरमैन ने किया था, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 69वां प्रश्न देखिए, कह रहा है मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किया? मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन जो है ये कब प्रयोगशाला की स्थापना किया था? वर्ष 1982 ईस्वी में किया था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है। गिलफोर्ड की बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी कितनी है? तो 150 टोटल श्रेणी है। ठीक है, यानी आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है 71वां प्रश्न व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता क्या कहलाते हैं? किस व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आप है, आपको किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान होगा, तो उस योग्यता को मतलब उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? तो अभिक्षमता कहेंगे। ठीक है, कह रहा है व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता क्या कहलाती है? तो अभिक्षमता कहलाती है, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़िया आगे यहाँ पे 72वां प्रश्न देखिए, कह रहा है बुद्धि की योजना अवधान भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किसने किया था? तो जेपी दास नागलिडी कृबि ने किया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 73वां प्रश्न। 73वां प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना, यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु कितना है? 100 महीना, मानसिक आयु 120 महीना, तो उसकी क्या हो जाएगा? बुद्धि लब्धि होगी। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि कितनी होगी जल्दी से बताइए। तो 100 से 100 कट जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट हम सूत्र बताया था बुद्धि लब्धि निकालने का, बुद्धि लब्धि बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? तो देखिए कह रहा है कि वास्तविक आयु मतलब वास्तविक आयु उनका कितना था? तो 100 महीना था, और मानसिक आयु कितना था? तो 120 था। गुणे कितना करना था हमें? 100 करने से हमें बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल निकल जाता है, तो हमने क्या किया? 120 बट्टे 100 कर दिया और गुने में 100 कर दिया, तो 100 से 100 कट गया, मतलब उसका आईक्यू लेवल कितना निकल गया? 120 निकल गया, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस प्रकार का प्रश्न है ना 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक उल्टा कर। तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 74वां प्रश्न देखिए, कह रहा है व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन? कह रहा है व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि सांस्कृतिक का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? तो स्टर्नबर्ग का कथन है। ठीक है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे 75वां प्रश्न देखिए, करें विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था?
तो जे.एम. ओझा ने किया था। किसने किया था? जे.एम. ओझा ने किया था, यानी आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे देखिए 96वां प्रश्न। 96वां प्रश्न कह रहा है शाब्दिक तर्कना आंतिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आता है? शाब्दिक तर्कना या आंतिक तर्कना जो है ये किस अभिक्षमता के अंतर्गत आएगा? तो ये अभिक्षमता दे दिया है, मतलब किसी व्यक्ति की पर्सनल हो जाएगा, तो विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत क्या हो जाएगा? विभेदक, मतलब पर्सनल है तो विभेदक हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए 77वां प्रश्न। 77वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? बीने साइमन परीक्षण, ये भी संस्कृति मुक्त परीक्षण है। वेस्ले बुद्धि परीक्षण, ये भी संस्कृति मुक्त परीक्षण है। और कैटल बुद्धि परीक्षण, ये भी संस्कृति मुक्त परीक्षण, मतलब इसका डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 78वां प्रश्न। 78वां प्रश्न कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होता है? तो प्रतिभाशाली बालकों की जो सबसे बड़ी विशेषता होगा उसमें सूझ होगा, सूझबूझ जिसे कहते हैं। वो सोच समझ कर कोई भी कार्य करेगा, ठीक है, कोई भी कदम उठाएगा, तो बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79वां प्रश्न। 79वां प्रश्न कह रहा है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? कह रहा है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक जो है ये किस तरह के बुद्धि परीक्षण है? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या है हो जाएगा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। मैट्रिक है तो याद रखना अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं पहले देखिए, ये साइकोलॉजी जो होता है, मनोविज्ञान होता है, इसका ऑब्जेक्टिव है ना बच्चे, मैं भी समझता हूँ कि आप लोगों से याद नहीं होता रहता है जल्दी, तो डोंट वरी, कोई ना, आप लोग मतलब क्या कीजिएगा, इसको रट्टा मार लीजिए 4 से 5 बार, तो देखिए वीडियो याद हो जाएगा। हालांकि जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया रहता है उसको याद हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का आप समय नहीं रहा। यदि आपके पास समय है तो 9 चैप्टर तो रहता ही है, 9 चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। लेकिन वही बात है, फिर भी ऑब्जेक्टिव में मतलब प्रॉब्लम होता है, मैं ये बात समझता हूँ, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा। और आगे देखिए यहाँ पे 80वां प्रश्न करा है फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में जीरो प्रतिनिधित्व करता है। किसको प्रतिनिधित्व करता है? ये जो जीरो है ये किसको प्रतिनिधित्व करता है? या ओ है किसको प्रतिनिधित्व करता है? तो जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है उसको यह दर्शाता है, ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न करा है, यदि आप सभी 80 प्रश्न तक की क्लास को देख लिए और यहाँ तक आ गए तो पहले क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को जब बच्चा देखता है ना तो मतलब वह क्लास करता है, ठीक है। और आप वीडियो पे लाइक कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो ऑलरेडी मतलब यूट्यूब ही शेयर कर देगा, आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो इसलिए यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगेगा 5 वीडियो बनाने में। आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी लंबे समय से मतलब काफ़ी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ और अब तक मैं 94 प्रश्न तक नहीं पहुँच जाऊँगा कुछ देर में, तो डोंट वरी, मेहनत कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी, कोई ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 81वां प्रश्न कह रहा है रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है, तो आत्मा को दिया है। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान मतलब मुख्य रूप से किसको स्थान दिया है? तो आत्मा को दिया है, यानी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82वां प्रश्न देखिए, 82वां प्रश्न क्या है? 82वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है, तो बहुमुखी को, अंतर्मुखी को, उभयमुखी, ये सबको समझा, एंडोमॉर्फी जो है इसको नहीं समझा जाता है व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत, ठीक है, तो इसलिए आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न 83वां प्रश्न कह रहा है कि कौन थार्डनाइक के सीखने का नियम नहीं है? कौन है जो थार्डनाइक के सीखने का नियम नहीं है? तो साहचर्य नियम, ये क्या हो जाएगा? थार्डनाइक के सीखने का नियम है। तत्परता का नियम, ये भी हो जाएगा। अभ्यास का नियम, लेकिन प्रभाव का नियम जो है यह थॉर्डनाइक जो है इसका सीखने का नियम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर है। 84वां प्रश्न, 84वां प्रश्न कहने निम्नलिखित में से कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो अंतर्मुखी। निम्नलिखित में से कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो अंतर्मुखी, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, 85वां प्रश्न कह रहा है किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो फ्रायड ने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है।
चलिए 86वां प्रश्न देखिए। 86वां प्रश्न कह रहा है एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? ज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान या व्यक्तित्व मनोविज्ञान। तो ये हो जाएगा मानवतावादी मनोविज्ञान, एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। ठीक है, तो यानी आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है? तो स्व का एक प्रकार नहीं है। पहचान स्व का ये एक प्रकार हो जाएगा स्वयं का, व्यक्तिगत स्वयं का प्रकार हो जाएगा, संधनात्मक ये स्वयं का प्रकार हो जाएगा, लेकिन सामाजिक स्वयं जो हो जाएगा यह स्व का प्रकार नहीं है। यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का। चलिए बढ़ते हैं आगे 88 नंबर प्रश्न देखिए। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो गाल्टन ने किया था, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे पहले 89 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इडिप्स या इलेक्ट्रोमनोग्रंथि कहा जाता है। फ्राइड के अनुसार जो है बच्चे जो है यह विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इडिप्स और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, याद रखोगे। आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न देखिए पहले क्या कह रहा है। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है ड्राई ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्टैनफोर्ड, वेस्लर या रोजे नबीग के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा? तो ड्राई ए पर्सन का जो परीक्षण है ये रोजे नबीग के द्वारा किया गया था, मतलब आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? बुद्धि जो हो जाएगा, व्यक्तित्व विशेषता या अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता या संवेग। तो ये क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, संवेग। तो देखिए वहाँ पे मैं बुद्धि लगाया था और यहाँ पे सृजनात्मकता दिया है, तो बुद्धि ही होगा यहाँ पर भी। ठीक है, ये व्यक्तित्व विशेषता, ये रिपीट क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे आंसर गलत लगा है, तो आप लोग ए लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे। और 92 नंबर प्रश्न देखिए। 92 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? उपाहम, प्राहम, अहम। ये तो कह रहे वास्तविकता का नियम के से निर्देशित होता है, तो अहम क्या हो जाएगा? अहम, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे। और यहाँ पे देखिए 93 नंबर प्रश्न इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है? अहम, प्राहम, इदम, इदम, अहम, प्राहम, या इदम, प्राहम, अहम, या प्राहम, अहम, इदम। तो देखिए व्यक्तित्व विकास का सही जो क्रम होगा इदम, प्राहम, अहम। क्या हो जाएगा? इदम, प्राहम, अहम। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है फ्राइड के अनुसार मन के आक्रामकता मॉडल है, तो उपाहम। क्या है? मन के आक्रामकता मॉडल कौन है? तो उपाहम है। बिल्कुल करेक्ट सर, आपका बी हो जाएगा। तो प्यारे इस प्रकार से साइकोलॉजी के इस वीडियो में हमने 94 प्रश्न देखा। टोटल हमें इस सीरीज में 470 प्रश्न देखना है। तो अगला 4 वीडियो और आएगा, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। साइकोलॉजी है, मैं मतलब एक अच्छे टीचर का वो कर्तव्य होता है कहना कि रटो नहीं, ठीक है, लेकिन मैं साइकोलॉजी में बच्चे को बोल देता हूँ मजबूरन रटने के लिए, क्योंकि रट जाइए, क्योंकि रटिएगा तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाइएगा। बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत अच्छे से साइकोलॉजी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहते हैं, फिर भी मतलब उसको प्रॉब्लम होता है ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव के कारण ही आपके साइकोलॉजी में नंबर कटता है। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं जो 470 प्रश्न पढ़ाऊंगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक प्रश्न को। ठीक है, और याद कर लीजिएगा, इतना याद रखिए कि 470 प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसी से 70 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, जिसमें से आप 35 बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।